Hello students, welcome to this new problem based on the previous concept. अब इस प्रॉब्लम में क्या कहता है इसको देखें। यह कहता है कि दो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 1 एंड 2, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। वन का इंक्लाइन प्लेन का एंगल 60 डिग्री है और सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, और साथ में इंक्लाइन प्लेन 1 पे भी परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं। मतलब ये इंक्लाइन प्लेन 1 है तो उसके साथ में परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं, और वो इस तरीके से जा करके प्रोजेक्ट हो रहा है, और ये ऐसे गया इसका पाथ, और फिर सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पे वो 90 डिग्री पे हिट हो रहा है। इट मीन्स जो वहाँ पे वेलोसिटी भी है वो इंक्लाइन प्लेन 2 के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इतना चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू हिट सेकेंड इंक्लाइन प्लेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा है ये बताना है, और किस स्पीड के साथ में ये हिट कर रहा है सेकेंड इंक्लाइन के ये बताना है, और थर्ड में हाइट वाई ए फ्रॉम ग्राउंड, मतलब किस हाइट से हम फेंकें परपेंडिकुलरली टू द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन कि वो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को भी परपेंडिकुलरली ही हिट हो, ये बताना है। इट मीन्स कि हर एक हाइट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं तो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली ही हिट करेगा, ऐसा नहीं होगा हर हाइट के लिए। मतलब एक सर्टेन पॉइंट होगा ऐसा जिससे हम ऐसा फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलरली तो वो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली ही हिट करेगा। ऐसा सर्टेन हाइट ऑफ पॉइंट ए के लिए ही होगा, और वही हाइट बताना है। इसमें और भी क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं लेकिन वो अगले वीडियो में पूछेंगे। फाइन, तो यहाँ पे अब इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसा देखने में लग रहा है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इतने सारे परपेंडिकुलर हो गए हैं कि ये कहीं ना कहीं पिछले कॉन्सेप्ट से ही आया हुआ है ये प्रॉब्लम, तो है भी, और वो देखते हैं कैसे। मेरा देने का पर्पस भी यही है कि आप प्रीवियस सीखे हो उसी को अप्लाई यहाँ पे करना है। अब देखते हैं यहाँ कैसे वो सारे प्रीवियस हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं। देखो 60 30, तो ये कितना हो गया 90, और ये 90 डिग्री पे हम फेंक रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री पे जाके हिट हो रहा है। ये 90 ये 90 ये 90, तो मतलब अगर दोनों वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ऑब्वियसली वो भी 90 डिग्री होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जाकर यहाँ पे हिट करेगा और ये वाला 90 डिग्री होगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बना। ओके, तो ये कंडीशन हो गया, यानी कि u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। फिर से आ गए वही वाला क्वेश्चन पे, प्रीवियस जितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अगर से 60 और 45 डिग्री होता तब तो ऐसा केस नहीं हो पाता कि ये परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में हमारा जो भी सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है वो वाला तो नहीं लगा पाते हैं। तो उस केस में नहीं लगा पाते तो फिर से अप्रोच हमारा कुछ और भी लेते, मतलब किसी भी डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस टाइप से लिखते हैं, बट वो केस है नहीं, तो अभी फिलहाल इस पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे v इज परपेंडिकुलर टू u, और साथ में ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंगल है 60, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं इसको 30 डिग्री। तो ये 30 है, इट मीन्स याद करते हैं हम कि हमने ये भी बताया कि जब ये 45 डिग्री से कम होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा वो इस लाइन से, ये वाला जो लाइन है उसके नीचे में वो वाला पॉइंट होगा जहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के। ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो यहाँ दिख भी रहा है। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम टाइम निकालने के लिए
एकदम से वो फॉर्मूला अप्लाई ही कर देते हैं, वो फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं, दैट इज u ओवर जी साइन थीटा। और u का वैल्यू यहाँ पता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। g का वैल्यू हम यहाँ 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन में ही दिया होगा कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। और मैं 10 भी ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और साथ में साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री। वाई 30 डिग्री? क्योंकि जो भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम किया है वहां पे जो थीटा होता था वो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल होता था थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 नहीं आएगा। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दिस एंगल। तो 10 तो गया, बचा साइन 30, हाफ ऊपर चला गया 2 सेकेंड्स में आ गया, सेकेंड्स में, क्योंकि सारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड कट गया। और सारे ऐसा यूनिट में होता है तो डायरेक्टली हम सारे ऐसा यूनिट में ही आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा टाइम का वैल्यू। कहाँ से कहाँ तक टाइम? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में जाने में जितना टाइम लगा है दैट इज 2 सेकेंड। एंड दिस इज द आंसर for the first part, very simple one based on the previous concept, direct formula. Now second part को देखते हैं। second part कहता है क्या, v बताओ, what will the value of v? again very simple ना, फिर से हमारे पास है, फिर से v का वैल्यू उस केस में u cot थीटा बताए थे। कितना बताए थे? u cot थीटा। अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर से देख लो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करते हैं। अगर वो फॉर्मूला आपको इन सारे फॉर्मूला नहीं भी पता होगा ना तो फिर से आप वही काम करोगे जो मैं प्रीवियस वीडियोस में किया हूं। तो डायरेक्ट अगर हमारे को याद रहता है तो कितना आसान होगा लिखना। तो डायरेक्ट लिख दो ना, v इज इक्वल टू, क्योंकि इस डायरेक्शन में दो मेथड से हमने सिखाया था v इक्वल टू यू कॉट थीटा कैसे आया है। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज देख लो उसे, फिर आपको पता चलेगा। तो v इज इक्वल टू यू कॉट थीटा, जहां पे u का वैल्यू 10, कॉट 30 डिग्री फिर से होगा, एंड कॉट ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हो गया दैट इज 10 ओवर tan 30, और tan 30 इज 1 ओवर रूट 3, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, इसका वैल्यू हो गया 10 रूट 3 meters per second, and this is the answer for the second part. तो हो गया दोनों फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, एकदम सिंपली लिख दिया हमने। पता है पहले वाला कॉन्सेप्ट, उसको डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो सकता है किसी के साथ, वो थीटा लेने में, थीटा कौन सा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 3। पार्ट 3 में ये कहता है कि फाइंड हाइट y फ्रॉम ग्राउंड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक सर्टेन पॉइंट ए होगा इस इंक्लाइन प्लेन पे, जहां से हम फेंकेंगे तो वो परपेंडिकुलरली जाएगा। तो उसी ए का ग्राउंड के साथ में कितना हाइट है वो बताना है हमें। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे इसको, क्या बात दिमाग में आएगा? प्रोजेक्टाइल है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हमारे पास रहेंगे ही, और यही दिमाग में आता है, वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन, यही हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, यही टूल्स वेपन्स हैं, तो इन्हीं को अप्लाई करना होता है। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है। जैसा कि मैंने पहला वाला मेथड में भी सिखाया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एक सर्टेन, जैसे इस डायरेक्शन में लगा दिया था तो एक लाइन में आ गया था। तो यहाँ पे वाई निकालना है तो हम किधर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें सोचना इज़ वेरी क्रूशियल। तो अब देखते हैं क्या कि वाई ये निकालना है, और बाकी चीज़ें तो दिया हुआ नहीं है, यू दिया है, वी दिया हुआ है। फिर क्या मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं? तो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं बहुत टीडियस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर x लिया इधर y लिया तो यहाँ से यहाँ तक में यही वाला हाइट निकल के आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, मतलब क्वाइट टीडियस। कुछ और सोचते हैं इधर।
यहाँ अगर मैं ये सोचता हूँ कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से आप देखो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने बताया ये किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हाइट निकालना है। तो मेरे माइंड में और शायद आपके माइंड में भी यही आएगा कि y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का ही इक्वेशन लगाना है। अब वो किधर लगाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब फिर से मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में कि आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं लगा देता हूं इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इससे मैं दिखा देता हूं, मतलब v वेक्टर की तरफ मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूं। तो कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों, आप बोलोगे क्या कि सर आपको तो पता है पहले से कि आप इधर ही लगाओगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इधर ही लगाऊंगा चाहे इधर ही लगाऊंगा। तो देखो बच्चे, ऐसा है कि y तो निकालना है और साथ में टाइम निकाल चुके हैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो जैसे ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया, तो मतलब जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो y जो होगा वो क्या होगा, वो तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जैसे डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ऐसा होता है ना। जो डेल्टा आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। और मैंने सिखाया भी था कि इसको किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में एन कैप डिफाइन कर दिया हूँ, इस डायरेक्शन में दिस इज आवर एन कैप, तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट एन कैप इस तरफ से ले सकता हूँ, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो डेल्टा आर यहाँ जैसे ये बना डेल्टा आर डॉट एन कैप, मैं फिर से उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ रिविजिट कर रहा हूँ ताकि आपका क्लैरिटी यहाँ भी फिर से बन जाए। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड में लिया, तो u डॉट एन कैप प्लस हाफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू टी स्क्वायर, ये बना बच्चों। तो अब ये चीज क्या है, फिर से ये देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या रहेगा, वो तो यही रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। तो मतलब अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं मैं, तो दिस विल बी दिस डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, लेट से दिस इज ओ, तो ए ओ हो जाएगा ये वाला वैल्यू, राइट। सो मैं यहाँ से इस वाले से कह सकता हूँ डेल्टा आर डॉट एन इज ए ओ, द डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को मैं फिर लिख रहा हूं, मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं किधर लिख रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में मैं लिखूंगा तो ए ओ मिल जाएगा। अब ए ओ मिल जाएगा तो वाई ए कैसे मिलेगा, अरे जब ए ओ मिल ही चुका है और ये एंगल पता है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में वाई ए तो आ ही जाएगा ना, यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि इधर ए ओ निकाल देना, राइट। अब आप बोलोगे क्या सर मैं इधर भी तो लगा सकता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर इस डायरेक्शन में लगाते ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या आता, ओ बी आ जाता, ओ बी का वैल्यू आता। अगर ओ बी आ गया, वाई भी पूछा जाए क्वेश्चन में, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो ओ बी आ जाएगा, और साथ में आप निकालोगे ओ बी, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपने ओ बी निकाला है या नहीं, मैं ये पूछूंगा भी, ठीक है। तो पहले ए ओ निकाल लें, ए ओ इज इक्वल टू, हमने बताया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखो इस डायरेक्शन में एन कैप है, और साथ में यू डॉट एन कैप का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इधर है जो कि एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो उसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, cos 90, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो गया, यू डॉट एन का वैल्यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एओ के डायरेक्शन में लिख देना है, बस यहां केयरफुल रहना है विद साइन। अब वो कितना होगा, तो देखो बच्चों,
ये जो एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ उस फिगर में, सो डैट कि ऐसा ना लगे आपको कि बहुत हौच पौच हो गया। तो मैं फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन का ये वाला डायग्राम यहाँ बना दिया। दिस एंगल इज 60 डिग्री, और आप जानते हो कि ये वाला जी होता है, और यहाँ से अगर ये 90, तो ये पता ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होता है कि हमारे को 60 डिग्री, और आज के बाद से डायरेक्ट लिख दूंगा। वो कैसे, ये 90, ये 60, तो ये 30, तो ये 60 होता ही है। तो g का इधर कंपोनेंट कितना आया, g cos 30 या g sin 60, जो भी कर लो आप। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये जो कंपोनेंट है अलोंग AO अलोंग एन कैप, उसका वैल्यू आ गया, दैट इज ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट g cos 30 इंटू टी स्क्वायर, और टी तो निकाल ही चुके हैं, ये 2 सेकेंड का वैल्यू। तो हमें करना क्या होगा, बस AO निकालने के लिए g का वैल्यू पुट कर देते हैं, और उस g का वैल्यू आया 10 इंटू कॉस 30 यानी साइन 60√3/2 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी ये 4 आ गया 2 स्क्वायर, और ये 2 से स्क्वायर और ये तो कट ही गया, तो इसका AO का वैल्यू फिर से 10√3, और सब SI यूनिट में ही हमने पुट किया है, तो SI में ही आंसर आएगा, और ये 10√3 मीटर्स आ गया, एंड दिस इज आवर AO। AO जब एक बार आ गया, तो YA अब हम निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हमारा YA होगा, दैट इज इक्वल टू AO साइन 60। तो YA इज इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं AO साइन 60, और इसका वैल्यू हो जाएगा, AO का वैल्यू 10√3 निकाल चुके हैं, इनटू साइन 60√3/2। अब ये हो गया 5, और ये हो गया √3 इंटू √3 3, 5 3 जा 15 meters, and this is our 15 meters is our final answer। ओके, सो y हम निकाल चुके हैं, सो तीनों चीज हम निकाल दिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर से आप बताते चलो, और सब एक दूसरे में डिस्कशन करते चलते हैं, और भी बच्चे एक दूसरे को बताते चलो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। मैं तो एक एक स्टेप को यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारी बातें मुझे पता है, फास्ट फॉरवर्ड स्किप करते चलो आगे, और इस तरीके से सॉलिड फाउंडेशन हमारा बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 फिर से रिकैप करूं, 1 और 2 दोनों पार्ट तो पहले से पता ही है, पहले वाला कॉन्सेप्ट से। थर्ड पार्ट यहाँ पे नया आ गया, और यहाँ ये सीखने की बात रही कि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम किधर लगाए हैं, तो हम फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन की तरफ लगाए हैं, इसी डायरेक्शन में एन कैप लिए हैं, और मैथमेटिकली भी आपको मैंने यहाँ शो कर दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। डेल्टा आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है डॉट एन कैप, वो क्या दे रहा है, AO दे रहा है, और बाकी ये वाला टर्म यहाँ सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। AO आ गया, फिर YA ये भी आ गया हमारे पास, और YA का वैल्यू फाइनली 15 मीटर्स आ गए। तो इस तरीके से YA निकाल लिए। अब हमारे को निकालना है YB उसी तरीके से। YB मतलब फोर्थ पार्ट होगा टू फाइंड आउट YB, फिफ्थ पार्ट होगा टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट AB, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहां से आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो हमें बताना है AB डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, दिस AB डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये उसका मैग्नीट्यूड बताना है AB, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं, मतलब IJ के फॉर्म में नहीं बताना है हमें AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है,
मतलब जो ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड। ओके, ये बताना है और वाई भी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लूँगा, और मुझे लगता है कि इतना चीज़ मैं बता चुका हूँ तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है आई एम फर्म बिलीवर in this case that you will be able to solve for yb and displacement ab on your own। मुझे फर्म बिलीव है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर से अपना नोटबुक उठाओ और फिर से करो, और करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कितना आया, आंसर्स भी बताओ और साथ में थोड़ा प्रोसेस भी लिख दो, सो डैट मैं भी देख पाऊँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। फाइन, थैंक यू बच्चों।